अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाइट क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइनल टर्म सीरीज़ में लेक्चर 32 कवर करेंगे विच इज़ क्लाउड सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स। इस चैप्टर में टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं फ्रॉम 159 टू 165। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 159 विच इज़ व्हाट आर सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स। और सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स बेसिकली कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसी मेजरमेंट्स होती हैं जिनकी बेसिस पर ये चेक किया जाता है कि कोई सर्विस कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ये सर्विस हेल्प करती है क्लाउड प्रोवाइडर्स को कि वो अपने कस्टमर्स से प्रॉमिस कर सके कि वो किस क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये जो प्रॉमिस होता है, जो सर्विस क्वालिटी होती है, नंबर्स और मेजरमेंट्स की सूरत में की जाती है ताकि कस्टमर बाद में उसको वेरीफाई कर सके कि जो उनसे प्रॉमिस की गई थी सर्विस क्वालिटी वो फुलफिल हुई या नहीं। और ये जो प्रॉमिसेस होते हैं ये एसएलए डॉक्यूमेंट में रिटन होते हैं, यानी कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट में। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, क्वालिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि हम अपने क्लाउड सर्विस को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एसएलए डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने में और मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी भी सर्विस को, क्लाउड सर्विस को, ये नंबर्स की सूरत में मेजर करते हैं और कस्टमर्स को ये अलाउ करते हैं कि वो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स के बीच में डिफरेंस कर सकें और अपने लिए बेहतर क्लाउड प्रोवाइडर चूज कर सकें। अब हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से मेजर फैक्टर्स हैं क्लाउड सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स में। तो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा सिस्टम जो सर्विस है वो काम करती है, वो रन करती है। इसमें इंक्लूड होता है सबसे पहले उतना वो टाइम जितनी देर सर्विस अवेलेबल रहती है, यानी कि अप टाइम। सेकंड होता है वो टाइम जितनी देर सर्विस अवेलेबल नहीं होती, एक्सेसिबल नहीं होती, यानी कि डाउन टाइम। और फिर होता है सर्विस ड्यूरेशन, यानी कि वो टोटल टाइम की जितनी देर सर्विस रन करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई क्लाउड प्रोवाइडर है और वो अपने एसएलए डॉक्यूमेंट में अपने कस्टमर से प्रॉमिस करते हैं कि उसकी जो सर्विस है वो 99.99% अवेलेबल रहेगी, तो उसको ऑलमोस्ट हर वक्त अवेलेबल ऑनलाइन रहना चाहिए। फिर बात सेकंड फैक्टर होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कोई सर्विस कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ बगैर फेल हुए रन करती है। अब इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला कि कोई कोई सर्विस कितनी देर बगैर फेल हुए रन करती है, यानी कि मिनिमम टाइम बिटवीन फेलियर्स। और दूसरा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रेट, कितनी ज़्यादा यूज़र रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ऐप है और उस पे 1000 यूज़र्स ने अपनी रिक्वेस्ट सेंड की, तो उन 1000 रिक्वेस्ट में से अगर 995 रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई, तो इसका मतलब कि वो सर्विस, वो सिस्टम रिलायबल है। उसके बाद थर्ड फैक्टर होता है परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंसी के साथ कोई सर्विस काम कर सकती है। इसमें पहली चीज़ इंक्लूड होती है कैपेसिटी, यानी कि कितना ज़्यादा लोड वो सिस्टम या फिर वो सर्विस हैंडल कर सकती है। दूसरा होता है रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि कितना टाइम सर्विस लेती है किसी भी यूज़र की रिक्वेस्ट को रिप्लाई करने में, प्रोसेस करने में। थर्ड फैक्टर होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपका सिस्टम कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई वेबसाइट है और वो 2 सेकंड में रन हो जाती है, बजाय इसके कि वो 10 सेकंड में लोड करे पूरी वेबसाइट को, तो इसका मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर है। बाद फोर्थ फैक्टर होता है किसी भी सर्विस की क्वालिटी को मेजर करने का, वो होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब हमें पहले भी पता है कि किसी भी कस्टमर डिमांड के मुताबिक अपनी सर्विस को किस तरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है और ये स्केलेबिलिटी को कितना अच्छे से कोई सिस्टम हैंडल कर पाता है। अब इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले कि क्या आपका सिस्टम इतना कैपेबल है कि वो फ़ौरन से अपने रिसोर्सेज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर पाता है। और दूसरी चीज़ होती है कि वो कितनी ज़्यादा जल्दी ये स्केलिंग कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशन है और उसमें एक सेल चल रही है और अचानक से बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ गए हैं, तो क्या आपका सिस्टम इतना कैपेबल है कि वो फ़ौरन से और सर्वर्स ऐड करे और फ़ौरन से अपनी रिसोर्सेज़ को इंक्रीज़ करे और इस लोड को हैंडल कर सके? के बाद फिफ्थ फैक्टर है रेज़िलेंसी। रेज़िलेंसी का मतलब होता है कि किसी भी फेलियर के बाद आपका सिस्टम कितना ज़्यादा टाइम लेता है रिकवर करने में। और रेज़िलेंसी मेजर की जाती है 2 चीज़ों की बेसिस पर। पहला है, कोई सिस्टम क्रैश करता है, फ़ेल करता है, तो वो कितना टाइम लेता है बैकअप सिस्टम पर स्विच करने में। दूसरा है कि वो रिकवरी टाइम कितना लेता है, यानी कि नॉर्मल सर्विस पर रिस्टोर होने में उसे कितना टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई सिस्टम है वो क्रैश कर जाता है, फ़ेल हो जाता है और फ़ौरन से दूसरा सिस्टम टेक ओवर कर लेता है विदिन सेकंड्स, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम रेज़िलेंट है। तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए क्वालिटी मैट्रिक्स के, यानी किन बेसिस पर हम जज कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं
कि सर्विस क्वालिटी अच्छी है या नहीं। पहला है कि वो क्वांटिफाएबल होनी चाहिए, यानी आप उस सर्विस को मेजर कर सकते हो नंबर्स में। वेग टर्म नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बोल दूँ कि आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, तो ये एक वेग टर्म कहलाएगी, यानी कि हमने स्पेसिफाई नहीं किया। बट अगर मैं बोलूँ कि आपकी वेबसाइट 5 सेकंड ले या फिर 3 सेकंड ले अपना सिस्टम लोड करने में, तो ये हमने क्योंकि एक नंबर स्पेसिफाई कर दिया, तो उसका मतलब हमारी सर्विस क्वांटिफाएबल है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। सेकंड चीज़ होती है रिपीटेबल, कि कितनी ज़्यादा अगेन एंड अगेन हम अपने सिस्टम को इस मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सर्विस कंपेरेबल होनी चाहिए, हम यानी कि हम डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकें और अपने लिए बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर ढूँढ सकें। इसके बाद है, अगर हम अपने इस मॉड्यूल को कुछ समराइज़ करें एक लाइन में, क्लाउड सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसे मेजरेबल वैल्यूज़ होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, किसी भी एसएलए डॉक्यूमेंट में डिफ़ाइन किए जाते हैं। उनकी बेसिस पर हम किसी भी क्लाउड सर्विस को मेजर कर सकते हैं, और फैक्टर्स कौन-कौन से हैं? 5 फैक्टर्स हैं: अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड रेज़िलेंसी। अब हमने जो 5 फैक्टर्स पढ़े जिनकी बेसिस पर किसी भी सर्विस क्वालिटी को मेजर किया जा सकता है, एक-एक करके हर मॉड्यूल में अब हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे। So moving on to module 160 which is service availability matrix. सर्विस अवेलेबिलिटी मैट्रिक्स इसलिए इस्तेमाल की जाते हैं कि हम मेजर कर सकें कि कितनी देर कोई सर्विस अवेलेबल रहती है और कितनी देर डाउन टाइम में रहती है। सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ तो ये मैट्रिक्स हेल्प करता है 2 बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करने में। पहला क्वेश्चन कि कितनी देर कोई सर्विस अवेलेबल रहती है, और दूसरा कि अगर कोई सर्विस फेल होती है, डाउन टाइम में जाती है, तो कितनी देर के लिए डाउन रहती है। ये मेजर किया जाता है थ्रू अवेलेबिलिटी रेट। अवेलेबिलिटी रेट क्या होता है? ये एक ऐसी परसेंटेज होती है टाइम की जो ये बताती है कि कितनी देर कोई क्लाउड सर्विस रन करती है, कितनी देर कोई क्लाउड सर्विस वर्क करती है, यानी एक्सेसिबल रहती है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई सर्विस कितनी ज़्यादा रिलायबल है। नाउ ये टाइम जो है, ये रेट जो है अवेलेबिलिटी रेट, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, व्हिच इज़ टोटल अप टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सर्विस जो है वो 99.5 आवर्स रन करती है आउट ऑफ 100 आवर्स, तो उसका अवेलेबिलिटी रेट क्या होगा? 99.5%। नाउ इस अवेलेबिलिटी रेट के कुछ की पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहले तो इस रेट को हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ईयरली ये जो अवेलेबिलिटी रेट होता है, इसको वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पर भी मेजर किया जा सकता है। जो अवेलेबिलिटी रेट होता है, ये तमाम क्लाउड मॉडल्स पर अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। और ये जो रेट है, ये एसएलए डॉक्यूमेंट में भी मेंशन किया जाता है। और पहला हमने पढ़ा था अवेलेबिलिटी रेट मैट्रिक्स, और दूसरा होता है डाउन टाइम ड्यूरेशन मैट्रिक। में हम ये मेजर करते हैं कि कोई सर्विस कितनी देर अनअवेलेबल रहती है, अनएक्सेसिबल रहती है। ये मैट्रिक्स सिर्फ फेलियर ड्यूरेशन पर फोकस करता है, यानी कि किसी भी सर्विस का कितनी देर डाउन टाइम रहता है और एवरेज डाउन टाइम कितना है, यानी कि हर दफ़ा जब सिस्टम क्रैश करता है, डाउन टाइम में जाता है, तो उसका एवरेज टाइम क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम डाउन टाइम किसी भी एक सिस्टम है उसका हो सकता है 1 आवर, यानी कि जितनी देर भी आज तक जितनी बार भी सिस्टम फेल हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा अब तक जितनी देर के लिए सिस्टम फेल हुआ, इट वाज़ फॉर 1 आवर। और एवरेज डाउन टाइम, यानी कि जब जब सिस्टम डाउन टाइम में जाता है, तो उसका एवरेज ड्यूरेशन होता है फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स। तो हमने जो ये 2 मैट्रिक्स पढ़े, अवेलेबिलिटी रेट और डाउन टाइम ड्यूरेशन, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है कि अवेलेबिलिटी रेट परसेंटेज ऑफ टाइम होता है जितनी देर सर्विस अप रहती है, एक्सेसिबल रहती है, अवेलेबल रहती है, और डाउन टाइम ड्यूरेशन वो टाइम होता है जितनी देर सर्विस डाउन रहती है, अनएक्सेसिबल रहती है, अनअवेलेबल रहती है। दोनों मेजरमेंट्स की बेसिस पर हम लोग किसी भी सर्विस का अवेलेबिलिटी फैक्टर बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं। अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, तो सर्विस अवेलेबिलिटी मैट्रिक्स ये हमें बताते हैं कि कोई सर्विस कितनी देर अवेलेबल रहती है यूजिंग अवेलेबिलिटी रेट, और कोई सर्विस कितनी देर अनअवेलेबल रहती है यूजिंग डाउन टाइम ड्यूरेशन मैट्रिक्स। और नेक्स्ट मॉड्यूल 161 इज सर्विस रिलायबिलिटी मैट्रिक्स। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कोई क्लाउड सर्विस ने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बगैर फेल हुए रन करती है। इससे पहले जो हमने अवेलेबिलिटी का फैक्टर पढ़ा था, तो अवेलेबिलिटी का मतलब था कि सिस्टम ऑन है या ऑफ है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि क्या कोई सर्विस प्रॉपर्ली काम कर रही है बगैर किसी एरर और फेलियर के। रिलायबिलिटी है, ये फोकस करती है कि कितनी देर कोई सर्विस परफॉर्म करती है एज एक्सपेक्टेड। ड्यूरिंग दिस टाइम वो सर्विस वो अवेलेबल होनी चाहिए, ऑपरेशनल होनी चाहिए, और इस दौरान उसमें फेलियर्स हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं, बट
वो सिस्टम क्रैश नहीं करना चाहिए, डाउन टाइम में नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई क्लाउड सर्वर है, वो ऑन है, अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, लेकिन वो अक्सर क्रैश कर जाता है। इसका मतलब है कि वो अवेलेबल है बट रिलायबल नहीं है, यानी कि अवेलेबिलिटी का फैक्टर है बट रिलायबिलिटी का फैक्टर नहीं है। इसके बाद है मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, यानी कि 2 फेलियर्स के दरमियान का एवरेज टाइम। इसकी मदद से हम लोग किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नॉर्मल ऑपरेशनल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स। नाउ टाइम बिटवीन फेलियर्स इसको मंथली और ईयरली बेसिस पर मेजर किया जाता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पर एप्लीकेबल है, इसलिए में मेंशन्ड होती है, क्योंकि हम इसकी मदद से 2 फेलियर्स के बीच का टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ ऑफ द फॉर्मूला अबव हम इस एक्सपेक्टेड टाइम को यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि डेज़, आवर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने मीन टाइम बिटवीन ईयर्स निकाला 90 डेज़ ऑन एवरेज, इसका मतलब है कि ऑन एवरेज हर 90 दिन बाद सिस्टम फ़ेल होता है। सिंपल एनालॉजी कि अगर कोई वर्चुअल मशीन है वो 180 दिनों के लिए रन की जाती है और उन 180 दिनों में 2 दफ़ा फ़ेल होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकालें, ये 180 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज़ 90 डेज़। यानी कि हर 90 डेज़ बाद सिस्टम फेल होना है, ये एक्सपेक्टेड है। सर्विस रिलायबिलिटी रेट मेट्रिक क्या होता है? ये सक्सेसफुल सर्विस रिस्पॉन्सेज़ की परसेंटेज होती है। हम फेलियर की बात नहीं कर रहे कि कितनी बार सिस्टम फेल होता है, इसमें हम सिंपली आउटपुट्स की बात करें कि कितनी बार कस्टमर की रिक्वेस्ट पर सक्सेसफुली सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। फर्स्ट मैट्रिक में नॉन क्रिटिकल एरर्स मेजर किए जाते हैं जब सिस्टम एक्सेसिबल होता है। सर्विस रिलायबिलिटी रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज डिवाइडेड बाय टोटल रिक्वेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 को भी बाकी रेट्स की तरह परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। इसको मंथली, वीकली और ईयरली बेसिस पर मेजर किया जाता है और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पर एप्लीकेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पर एप्लीकेबल नहीं होती। इसको भी एसएलए में डिफाइन किया जाता है। तो हम एक डिफरेंस देखते हैं बिटवीन अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी। अवेलेबिलिटी फोकस करती है कि सिस्टम कितनी देर अप टाइम में रहता है, यानी अवेलेबल रहता है, और रिलायबिलिटी फोकस करती है सिस्टम के करेक्ट बिहेवियर पे, यानी कि बगैर किसी एरर और फेलियर के सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं। ना जो अवेलेबिलिटी है ये सिस्टम के ऑन या ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है, यानी कि कितनी देर सिस्टम एक्सेसिबल है, कितनी देर अनअवेलेबल है। रिलायबिलिटी को फेलियर्स और एरर्स की बेसिस पर जज किया जाता है, यानी कि टाइम जब सिस्टम एक्सेसिबल है तो उसमें कितने फेलियर्स आ रहे हैं, कितने एरर्स आ रही हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि सर्वर रन कर रहा है और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि सर्वर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो एक सिस्टम अवेलेबल हो सकता है बट अनरिलायबल भी हो सकता है। ये काम कर रहा है लेकिन सही काम नहीं कर रहा। लेकिन रिलायबल सिर्फ तभी हो सकता है जब अवेलेबल है। कि अगर सिस्टम चलेगा ही नहीं तो सही काम कैसे करेगा? तो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, तो सर्विस रिलायबिलिटी मैट्रिक्स ये मेजर करता है कि किस कंसिस्टेंसी के साथ कोई क्लाउड सर्विस फिर किसी फेलियर के काम करती है यूजिंग सर्विस रिलायबिलिटी रेट एंड मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। इन 2 मेजर्स की बेसिस पर ये चेक किया जाता है, सिस्टम रिलायबल है या नहीं। उसके बाद मूविंग ऑन टू मॉड्यूल 162 व्हिच इज़ सर्विस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट्स में रहते हुए कोई सिस्टम कितना ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंटली अपनी जॉब परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल अगर कोई वेबसाइट विद इन 1 सेकंड लोड हो जाती है तो इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर वही सेम वेबसाइट 15 सेकंड लेती है लोड होने में तो इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी है। और नेटवर्क कैपेसिटी मैट्रिक क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कितना ज़्यादा डेटा पर सेकंड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। को बैंडविड्थ की सूरत में मेजर किया जाता है यूजिंग यूनिट्स बिट्स पर सेकंड, किलोबिट्स पर सेकंड, मेगाबिट्स पर सेकंड, गीगाबिट्स पर सेकंड। और सिस्टम की जो परफॉर्मेंस मेजर की जाती है इसको कंटिन्यूअसली मेजर किया जाता है, और ये मैट्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पर एप्लीकेबल होता है, और इसको पर सेकंड की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाउड सर्विस 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की फाइल अपलोड या डाउनलोड करती है तो इसका मतलब उसकी नेटवर्क परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई है। के बाद स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी मैट्रिक्स जो है वो ये मेजर करता है कि कितना ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। को एज अ स्टोरेज साइज मेजर किया जा सकता है यूजिंग यूनिट्स गीगाबाइट एंड टेराबाइट।
ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफ़ॉर्म और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस तीनों मॉडल्स पर एप्लीकेबल होता है। इसको भी कंटिन्यूअसली मेजर किया जाता रहता है बाय द पीरियड ऑफ टाइम, डेली, वीकली, मंथली बेसिस पर। वीएम कैपेसिटी मैट्रिक क्या होता है? ये मैट्रिक्स ये डिफाइन करता है कि वर्चुअल मशीन की पावर कितनी है, उसके फीचर्स क्या-क्या है। इसमें इंक्लूड होता है सीपीयू कितना, सीपीयू की तादाद क्या है, सीपीयू की स्पीड क्या है, रैम का साइज़ क्या है, स्टोरेज साइज़ क्या है। इसको भी कंटिन्यूअसली मेजर किया जाता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस पर अवेलेबल होता है। ये सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस पर अवेलेबल नहीं होता। ये वर्चुअल मशीन्स को कंट्रोल करना यूज़र का काम नहीं होता। उसके बाद वेब एप्लीकेशन मैट्रिक्स क्या होता है? ये मैट्रिक्स ही मेजर करता है एक वेब एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा यूज़र रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकती है इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसको भी पर मिनट और पर सेकंड की फॉर्म में मेजर किया जाता है और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस पर अवेलेबल है। इसको लोड हैंडलिंग कैपेसिटी की बेसिस पर मेजर किया जाता है। हमने इस मॉड्यूल में 4 मैट्रिक्स पढ़े जिनकी बेसिस पर किसी भी सर्विस की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। पहला है नेटवर्क कैपेसिटी, मेजर करता है कि डेटा कितनी स्पीड से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफ़ॉर्म और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस तीनों पर अवेलेबल होता है। फिर सेकंड मैट्रिक होता है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि डेटा कितना ज़्यादा कुछ साइज़ का हम अपने पास स्टोर कर सकते हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफ़ॉर्म, सास तीनों पर एप्लीकेबल होता है। इसके बाद वर्चुअल मशीन कैपेसिटी, यानी कि वर्चुअल मशीन की क्या पावर है, उसके क्या-क्या फीचर्स हैं। ये सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस पर एप्लीकेबल होता है और उसके बाद लास्ट इज़ वेब ऐप कैपेसिटी। ये यूज़र की रिक्वेस्ट को कितनी एफ़िशिएंटली के साथ सिस्टम हैंडल कर सकता है, ये सिर्फ़ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस पर अवेलेबल होता है। और अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, तो सर्विस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स किसी भी क्लाउड रिसोर्स की स्पीड, कैपेसिटी और उसकी प्रोसेसिंग एबिलिटी को मेजर करते हैं यूजिंग नेटवर्क, स्टोरेज, वर्चुअल मशीन एंड एप्लीकेशन कैपेसिटी मैट्रिक्स। इसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल व्हिच इज़ 163 सर्विस स्केलेबिलिटी मैट्रिक्स। तो मतलब है कि वर्कलोड की बेसिस पर जब वर्कलोड चेंज होता है तो कोई क्लाउड रिसोर्स कितनी जल्दी और कितनी एफिशिएंटली रिसोर्सेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, यानी कि ग्रो कर सकती है और श्रिंक कर सकती है। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि वर्कलोड कांस्टेंट नहीं होता, कभी कभार यूज़र अचानक से बढ़ जाती है, कभी कभार यूजेज बहुत कम हो जाती है। तो क्लाउड रिसोर्सेज को इलास्टिक होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि वो कस्टमर डिमांड के मुताबिक अपने आप को ग्रो या श्रिंक कर सके। नाउ ये स्केलेबिलिटी मैट्रिक्स मेजर करते हैं कि कितनी आसानी से कोई रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज किए जा सकते हैं, यानी कि सिस्टम कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है। सेकंड कि किसी भी सिस्टम की कोई रिसोर्स की कितनी ज़्यादा लिमिट हाईएस्ट हो सकती है, यानी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है। एंड थर्ड कि आपका रिसोर्स कितने ज़्यादा अडेप्टेबल है, यानी कि अपनी वर्कलोड चेंज होने पे सिस्टम कितना जल्दी खुद को एडजस्ट कर सकता है। के बाद स्केलेबिलिटी मैट्रिक्स की टाइप कौन-कौन सी होती है? फर्स्ट इज़ स्टोरेज स्केलेबिलिटी। इसका मतलब है कि जब डेटा इंक्रीज़ होता है तो कितना स्टोरेज ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो सकता है। इसको गीगाबाइट्स में मेजर किया जाता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफ़ॉर्म और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस पर एप्लीकेबल है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र जो है और डेटा अपलोड बार-बार कर रहा है, तो सिस्टम ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ किए जा रहे हैं स्टोरेज बगैर सर्विस को इंटरप्ट किए। सेकंड होता है सर्वर स्केलेबिलिटी। तो मतलब होता है वर्कलोड इंक्रीज़ होने पर रिसोर्सेज़ की कैपेसिटी बढ़ाने के बजाय मज़ीद सर्वर्स या वर्चुअल मशीन्स ऐड कर देना। तो नंबर ऑफ़ वर्चुअल मशीन्स की सूरत में मेजर किया जाता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस पर एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब यानी सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ट्रैफ़िक इंक्रीज़ होता है तो और वर्चुअल मशीन्स ऐड कर दो वर्कलोड बैलेंस करने के लिए। थर्ड होता है सर्वर स्केलेबिलिटी मैट्रिक। ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था वो हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग थी और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो वर्टिकल स्केलिंग है। मिड टर्म से पढ़ा था कि हॉरिज़ॉन्टल स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि अपनी फोर्सेस में मज़ीद रिसोर्सेज़ ऐड कर देना और वर्टिकल स्केलिंग का मतलब होता है अपने रिसोर्सेज़ की कैपेसिटी को बढ़ा देना। तो सर्वर स्केलेबिलिटी मैट्रिक्स वर्टिकली में होता है कि वर्कलोड इंक्रीज़ होने पर इन सर्वर या वर्चुअल मशीन की पावर को, कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। को रैम साइज़ और वर्चुअल सीपीयूज़ की फॉर्म में मेजर किया जाता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस पर एप्लीकेबल होता है। सिंपली नई वर्चुअल मशीन्स ऐड करने के बजाय जो एक्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा के उनको और ज़्यादा पावरफुल कर दिया जाता है।
तो इन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में मज़ीद रिसोर्सेज ऐड कर दी जाती है, यानी कि वर्चुअल मशीन्स और सर्वर्स मज़ीद ऐड कर दी जाती है, और वर्टिकल स्केलिंग में ऑलरेडी मौजूद सीपीयू या रैम के फिर वर्चुअल मशीन्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। नाउ स्केलेबिलिटी मैट्रिक्स ज़रूरी होते हैं ताकि सिस्टम की स्मूथ परफॉर्मेंस को इंश्योर किया जा सके, अचानक से आने वाले ट्रैफिक स्पाइक्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सके, तुम फेलियर को डाउन टाइम को अवॉइड कर सके, इसलिए डॉक्यूमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन है उनको गारंटी कर सके। अगर हम इसको समराइज़ करें इस मॉड्यूल को, तो सर्विस स्केलेबिलिटी मैट्रिक्स से डिफाइन करता है कोई क्लाउड रिसोर्सेज कितना ज़्यादा और कितना फास्ट वो या श्रिंक कर सकता है वर्कलोड को हैंडल करने के लिए यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग। इसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ मॉड्यूल 164, सर्विस रेजिलेंसी मैट्रिक्स। रेजिलेंसी का मतलब होता है कि किसी फेलियर के बाद कोई क्लाउड सिस्टम कितना ज़्यादा जल्दी और इफ़ेक्टिवली रिकवर कर सकता है। कोई जो फेलियर है किसी भी वजह से हो सकता है, कोई वर्चुअल मशीन क्रैश कर सकती है, कोई हार्डवेयर में फॉल्ट आ सकता है, कोई नेटवर्क फेलियर हो सकता है, कुछ भी फेलियर हो, एक रेजिलेंट क्लाउड सिस्टम जो है वो ज़्यादा देर के लिए डाउन टाइम में नहीं जाता, फ़ौरन से रिकवर हो जाता है। तो सर्विस रेजिलेंसी का मतलब होता है किसी आईटी रिसोर्स की कैपेबिलिटी जो उसको ऑपरेशनल डिस्टर्बेंसेस से रिकवर करने में मदद देती है। पहले की टर्म्स में रेजिलेंसी इंश्योर की जाती है यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स, जैसे कि रिडंडेंसी यानी कि बैकअप में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रखना, रेप्लिकेशन यानी कि अपने रिसोर्सेज को, वर्चुअल मशीन्स को, स्टोरेज सर्विसेज उन सबको डुप्लीकेट करके रखना फॉर द ऑन टाइम। इसके अलावा डिजास्टर रिकवरी सिस्टम्स होते हैं, फेलियर की सूरत में सिस्टम को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। जो प्रोसेस है रेजिलेंसी का, ये 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला होता है डिज़ाइन फेज़, में ये चेक किया जाता है कि कोई फेलियर होने से पहले सिस्टम कितना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड है। फेज़ में बैकअप प्लानिंग पर, एप्लीकेशन स्ट्रेटजी पर और डिज़ास्टर रिकवरी सेटअप करने पर फोकस किए जाते हैं। मीन्स कि अगर किसी सिस्टम किसी वजह से फेल में जाता है, तो हमारे पास बैकअप के ऑप्शंस मौजूद हैं या नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज रेप्लिकेट हुए हुए हैं, और फेलोवर के बाद सिस्टम को दोबारा से रिकवर करने के लिए हमारे पास डिज़ास्टर रिकवरी सेटअप हुआ हुआ है या नहीं। फिर होता है ऑपरेशनल फेज़, और फेल ओवर के दौरान सिस्टम का क्या बिहेवियर होता है, ये चीज़ मेजर की जाती है ऑपरेशनल फेज़ में। तो मेजर किए जाते हैं कि फेल ओवर से पहले सर्विस की क्वालिटी क्या थी, फेल ओवर के दौरान सर्विस की क्वालिटी क्या थी, और रिकवरी के बाद सर्विस की क्वालिटी क्या है। तो कंपैरिजन करके किसी भी सिस्टम की रेजिलेंसी को मेजर किया जाता है। उसके बाद थर्ड फेज़ होता है रिकवरी फेज़, यानी कि इसमें मेजर किया जाता है कि सिस्टम फेल ओवर के बाद कितना ज़्यादा जल्दी रिकवर करता है। इसमें मेन फोकस होता है फेलियर को डिटेक्ट करने पे, कि सिस्टम फेलियर को डिटेक्ट कर पा रहा है और फेल ओवर के बाद न्यू बैकअप वर्चुअल मशीन्स पर स्विच कर पा रहा है, ताकि हमारी सर्विस में कोई इंटरप्शन ना हो, और उसके बाद रिकवरी के बाद वापस पुरानी सर्विस को रिस्टोर कर पा रहा है या नहीं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेजिलेंसी मैट्रिक्स होते हैं। पहला है मीन टाइम टू स्विच ओवर। मैट्रिक में मेजर किया जाता है कि किसी भी सिस्टम को कितना ज़्यादा टाइम लगता है फेल्ड वर्चुअल मशीन से उसकी रेप्लिका पर कन्वर्ट करने में। इस मैट्रिक को टाइम में मेजर किया जाता है, यानी कि फेलियर जैसे ही अकर होता है, जैसे ही कोई सिस्टम क्रैश होता है, फेलियर होता है, डाउन टाइम में जाता है, उसके उस वक्त से लेकर सर्विस रीस्टोर होने तक बीच में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। इसको मंथली और ईयरली बेसिस पर मेजर किया जाता है, और ये सिर्फ 2 मॉडल्स पे एप्लीकेबल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। कि जितनी ज़्यादा लो हमारे पास मीन टाइम टू स्विच ओवर होगा, जितना ज़्यादा ये कम होगा, उतना ज़्यादा ही हमारे पास रेज़िलेंसी अच्छी होगी। बाद सेकंड मैट्रिक होता है मीन टाइम सिस्टम रिकवरी, यानी कि किसी भी फेलियर के बाद सिस्टम को कितना ज़्यादा टोटल टाइम लगता है रिकवर होने में। तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल रिकवरी टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स। इसको भी मंथली और ईयरली बेसिस पर मेजर किया जाता है, और ये तीनों मॉडल्स पे एप्लीकेबल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पर। अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, मीन टाइम टू स्विच ओवर और मीन टाइम सिस्टम रिकवरी। मीन टाइम टू स्विच ओवर मतलब होता है सिस्टम क्रैश करने के बाद ज़्यादा टाइम लगता है सिस्टम को बैकअप वर्चुअल मशीन्स पर शिफ्ट करने में। मीन टाइम सिस्टम रिकवरी का मतलब होता है कि सिस्टम को टोटल कितना टाइम लगता है अपने से रिकवर करने में। अगर हम इस मॉड्यूल को एक लाइन में समराइज़ करें, तो सर्विस रेजिलेंसी मैट्रिक्स ये मेजर करती है कि कितना ज़्यादा जल्दी कोई क्लाउड सिस्टम किसी फेलियर से रिकवर कर सकता है यूजिंग रेप्लिकेशन, रिसोर्सेज को डुप्लीकेट करना, रिडंडेंसी, बैकअप में रिसोर्सेज रखना, और डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म्स। Now moving on to last module of this chapter 165, which is service quality metrics and SLA guidelines.
मॉड्यूल में हम कोई नए मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, बस सिंपली हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लाउड कंज्यूमर्स एसएलए डॉक्यूमेंट्स के साथ एफिशिएंटली और स्मार्टली डील कर सकते हैं। एसएलए डॉक्यूमेंट बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर्स की तरफ से एक रिटर्न एग्रीमेंट क्लाउड कंज्यूमर्स को दिया जाता है, जिसमें तमाम सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स यानी कि अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी सबकी बेसिस पर रिक्वायरमेंट्स मेंशन की जाती हैं। अगर उन रिक्वायरमेंट्स में से कोई भी फुलफिल नहीं होती है, तो उस पर पेनल्टी होती है। तो इस सूरत में क्लाउड कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, वो हमें इस मॉड्यूल में बताई गई हैं। क्लाउड कंज्यूमर्स किस तरह से प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं और समझ सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को यूजिंग सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स। सबसे पहला तरीका है मैपिंग टेस्ट केसेस टू एसएलए, यानी कि क्लाउड कंज्यूमर को कुछ सिनेरियोज बनाने चाहिए और उनको एसएलए की गाइडलाइंस के साथ मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि क्या होगा अगर सर्वर फेल हो जाए, क्या होगा कि अगर ट्रैफिक अचानक से इंक्रीज़ हो जाए, क्या होगा कि अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस अचानक से स्लो हो जाए। तो इन सूरत में एसएलए जो है उसको क्लियरली ये मेंशन करना चाहिए कि क्या स्पेसिफिक आउटकम होगी तमाम सिचुएशंस में। उसके बाद दूसरा तरीका अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ एसएलए, कि कंज्यूमर को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें कवर हैं एसएलए में और कौन-कौन सी चीज़ें कवर नहीं है, इंक्लूड नहीं है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एसएलए डॉक्यूमेंट में कवर किया जाता है कि सिस्टम का यानी एप्लीकेशन का अप टाइम कितना होगा, कितने टाइम वो एक्सेसिबल रहेगा, अवेलेबल रहेगा। लेकिन एसएलए डॉक्यूमेंट में ये मेंशन नहीं किया जाता कि डेटाबेस की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं। तो अगर डेटाबेस फेल हो जाए तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं होगी। कस्टमर्स को, क्लाउड कंज्यूमर्स को हमेशा ये पूछना चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ें उनके एसएलए में कवर्ड हैं और कौन-कौन सी उनके एसएलए में इंक्लूड नहीं है। दूसरा तरीका होता है इम्प्लीमेंटिंग द गारंटीज़, यानी कि तमाम गारंटी जिस-जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स हमें दी जा रही हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स की तरफ से, वो क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए एसएलए डॉक्यूमेंट में प्रॉपर डिटेल के साथ, और वो क्वांटिफाएबल होनी चाहिए यानी मेजर की जा सकती हो, वेग टर्म्स में ना लिखी हो और नॉन स्पेसिफिक। एग्जाम्पल अगर लिखा है कि हाई अवेलेबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड, तो ये एक वेग टर्म है, इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि हाई अवेलेबिलिटी से एग्जैक्टली क्या मतलब है। बट अगर लिखा हो कि मिनिमम 99.9% मंथली अवेलेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक टर्म है, इसको आप मेजर करके वेरीफाई कर सकते हैं। चौथा तरीका होता है कि पेनल्टीज को डिफाइन किया जाए। चले में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि अगर किसी रिक्वायरमेंट की वायलेशन होती है तो पेनल्टी क्या होगी, रिफंड्स क्या होंगे। एग्जाम्पल, अगर अवेलेबिलिटी 99.5% से कम होती है तो कंज्यूमर को 10% बिल में रिफंड मिलेगा। अगर ये सब चीज़ें एसएलए में प्रॉपरली नहीं लिखी होंगी, स्पेसिफिकली नहीं लिखी होंगी, जो प्रोवाइडर है वो लीगली बाउंड नहीं होगा कि वो आपको स्पेसिफिक पे करे। पॉइंट इज एसएलए मॉनिटरिंग बाय इंडिपेंडेंट पार्टी। कंज्यूमर्स को कभी भी क्लाउड प्रोवाइडर्स की मॉनिटरिंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस प्रैक्टिस ये होती है कि वो एक थर्ड पार्टी एसएलए मॉनिटरिंग इस्तेमाल करे, थर्ड पार्टी हायर करे जो उनके एसएलए को मॉनिटर करे, न्यूट्रल हो। ये पेनल्टीज क्लेम करने में और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में आसानी हो। सिक्स पॉइंट इज एसएलए मॉनिटरिंग डेटा आर्काइव्स। डेटा मॉनिटर किया जा रहा होता है वो सेंसिटिव होता है, तो कस्टमर को चाहिए कि पॉइंट मेक श्योर करें कि जो डेटा मॉनिटर किया जा रहा है उसको बाद में डिलीट किया जाए, फिर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको स्टोर किया जाए। प्रोवाइडर है उसको एक डेटा रिटेंशन पॉलिसी क्लियरली मेंशन करनी चाहिए, ये एसएलए में रिटर्न होना चाहिए। तो ये सब ज़रूरी इसलिए ताकि कंज्यूमर को लीगली प्रोटेक्शन मिल सके, फेयर सर्विस डिलीवरी जो है इंश्योर की जा सके। अगर हम इस मॉड्यूल को एक लाइन में समराइज़ करें, सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स और एसएलए गाइडलाइंस कंज्यूमर्स को ये अलाउ करती है कि वो इस गारंटीज़ को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सके, मॉनिटर कर सके। ये सारी चीज़ें एसएलए में क्लियरली मेंशन हो। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेस्ट फेज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ क्लाउड सर्विस क्वालिटी मैट्रिसेस आर मेनली यूज्ड टू। क्लाउड सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एंड अवेलेबिलिटी रेट मैट्रिक्स का आपने फॉर्मूला बताना है। थर्ड इज़ मीन टाइम बिटवीन फेलियर मेजर्स। टाइम बिटवीन फेलियर्स में हम क्या मेजर करते हैं। देन फोर्थ इज सर्विस की नेटवर्क कैपेसिटी को किस फॉर्म में मेजर किया जाता है। फिफ्थ इज सर्वर की वर्टिकल स्केलेबिलिटी को किस फॉर्म में मेजर किया जाता है। इन टाइम टू स्विच ओवर रेफर्स टू, इन टाइम टू स्विच ओवर कौन से टाइम को रिप्रेजेंट करता है। देन सेवेंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्लाउड कंज्यूमर्स रिगार्डिंग एसएलए। कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है एसएलए से रिलेटेड, आपने बताना है। मॉड्यूल 32 हमारा यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।